हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था, उसमें हम देख रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पार्ट 2 तक हम आ गए थे और हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसका सेटअप देखा है। उसके बाद में एक जो स्क्रीन था, स्क्रीन पे एक पॉइंट लिया था हमने P नाम का, और उस P पॉइंट पे हमें अगर ब्राइट बैंड मिलेगा तो उसके लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से, डार्क मिलेगा तो उसके लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो देखा था। उसके लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमने देखी थी, है ना। तो जब सॉल्व किया था हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, हमने यूज़ किया था, देखो सेटअप जो है मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्लिट S1 है, ये S2 है, ये दूर स्क्रीन थी, यहाँ से दो वेव्स आती थी, यहाँ पे इंटरफेयर होती थी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पे क्या बनता था, एक ब्राइट बैंड बनता था। कौन सा बैंड? ब्राइट बैंड। अभी ब्राइट ही क्यों बनता है सेंटर पे? क्योंकि दोनों वेव्स इस पॉइंट पे जब इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा और पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो वो एक ब्राइट बैंड बनता है। इसको फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट नहीं बोलते, ये सेंटर वाला ब्राइट बैंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। उसके बाद में कुछ डिस्टेंस लिया था हमने, उस डिस्टेंस को बोला था y, और y इतने डिस्टेंस पे हमने रखा था पॉइंट P। y डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड से y इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया था P, और हम चेक कर रहे थे कि P पॉइंट पे कौन सा बैंड बनेगा, डार्क बैंड बनेगा या ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा तो कितने नंबर का बनेगा, डार्क बनेगा तो कितने नंबर का बनेगा, और उसके लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। पार्ट फर्स्ट में हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, और कुछ एजम्पशंस थे। और पार्ट 2 में सेम हमने बात करी थी, किसके लिए? पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। पाथ डिफरेंस हमने निकाला था वहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस या फिर एजम्पशन लगा के, ठीक है। तो दो चीज़ों से हमने पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन निकाली थी या फिर फॉर्मूला निकाला था, है ना। आज हम देखने वाले हैं बैंडविड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दूसरी चीज़ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होगा आपका कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, और उससे भी पहले चलिए फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ब्राइट बैंड आपको कितने डिस्टेंस पे मिलता है? y1 बोल देंगे, उसको हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अभी स्मॉल d मतलब क्या? ये जो दो स्लीट है, ये दोनों स्लीट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल D मतलब क्या? ये स्लीट्स और स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस। लैम्बडा मतलब क्या? जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करोगे, ठीक है। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ, ठीक है। उस वैसे ही दूसरा बनता था 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऐसे करते करते nth ब्राइट बैंड हमको मिलता था n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। फर्स्ट डार्क कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट डार्क मिलेगा y1 इज इक्वल टू क्या था? लैम्बडा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सेकंड डार्क कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा 3/2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। वैसे थर्ड कहाँ पे मिलेगा? 5/2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऐसे करते करते nth डार्क बैंड आपको मिलेगा 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ये फॉर्मूले हमने निकाले थे, ठीक है। आज हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन था, ठीक है। फ्रिंज विड्थ एकदम सिंपल टॉपिक है। उसके लिए देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी क्या, कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखता है। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में आप अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में एक सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट बैंड के एडजेसेंट, मतलब ब्राइट बैंड को लग के कौन सा बैंड होगा? ब्राइट बैंड को लग के क्या होगा? डार्क होगा, ठीक है। तो देखना ये है आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड,
ये क्या है आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसकी कुछ लेंथ होगी, विड्थ होगी, ठीक है। लेंथ से कुछ लेना देना नहीं हमको लेना देना है विड्थ से। ये है उसकी विड्थ, ठीक है। उसको लग के क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे उसको लग के ये फर्स्ट डार्क, ठीक है, नीचे के साइड। और सिमिलर क्या होगा, सेम ऊपर भी क्या होगा फर्स्ट डार्क। दो फर्स्ट डार्क क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर के नीचे सेंटर के ऊपर। जैसे एक्स वाई एक्सिस में होता है ना, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव लिखते जाएंगे, नीचे निगेटिव लिखते जाएंगे, +1 +2 +3 -1 -2 -3 इस तरीके से। डार्क के बाद फिर से कौन सा बनेगा बताओ, डार्क के बाद बनेगा ब्राइट। अब इस ब्राइट को कितना नंबर दोगे, सेकंड नंबर दोगे क्या, बिल्कुल नहीं। ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सेंटर से मेजर होगा, ठीक है। सर आप बोलोगे ये ऑलरेडी एक ब्राइट है तो ये दूसरा हो जाएगा, नहीं, इसको फर्स्ट ब्राइट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और ये होगा आपका फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। वैसे ही नीचे ये होगा आपका फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसका क्या होगा, अगर सही सोचा है, टू डार्क मतलब सेकंड डार्क, यहाँ पे भी क्या है, ये है सेकंड डार्क बैंड। अगर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्वेशन से ही दिख जाता है कि हर एक बैंड की विड्थ सेम है। यहाँ पे मैंने डायग्राम, ह्यूमन एरर होगा इसमें, ठीक है, कुछ किसी की विड्थ ज़्यादा किसी की कम दिख रही होंगी, लेकिन जो एक्चुअल स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो इमेज में दिखाया है मैंने, जो अटैच यहाँ पे मैंने अटैच की है वीडियो में, उसमें देख रहे होंगे आप कि हर एक बैंड की विड्थ सेम है। जितना चौड़ा ब्राइट बैंड है उतना ही चौड़ा क्या है हमारा डार्क बैंड है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ पता चल जाती है, द विड्थ ऑफ ईच बैंड इज इक्वल, विड्थ ऑफ ईच बैंड इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी। मतलब ब्राइट बैंड जो है उसकी जितनी विड्थ है उतनी ही विड्थ किसकी है, आपकी डार्क बैंड की है, ठीक है। कौन ऐसा नहीं है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है कि क्या अगर ब्राइट बैंड है तो उसका विड्थ ज़्यादा होगा और डार्क है तो विड्थ कम होगा, ऐसा कोई भी डिफरेंस है नहीं। हर एक बैंड का विड्थ सेम है, हर एक बैंड का विड्थ सेम है, इररिस्पेक्टिव कि वो ब्राइट है या डार्क है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हर एक बैंड का विड्थ सेम होगा, ठीक है। तो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बनाओ, बुक में तो अच्छे से दी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे बनानी है। दो तरीके की डेफिनेशंस बना सकते हो। चलिए पहली बनाते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, 3 का कॉन्जिक्यूटिव का क्या आएगा, एक तो 2 आएगा, एक तो 4 आएगा, ऐसे लग के। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क, पहले ब्राइट का लेते हैं, ठीक है, ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड। ये आपके बुक में शायद दिया नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ फिर भी, अगर दिख नहीं रहा होगा, छोटा हैंड राइटिंग है। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड और बैंड विड्थ ऑफ डार्क बैंड। बैंड विड्थ फ्रिंज विड्थ एक ही है। कैसे देखो, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, चलो ये पहला है ब्राइट, ठीक है, तो मैं अभी दूसरा ब्राइट भी निकाल लेता हूँ, है ना। दूसरा ब्राइट क्या, ऊपर के साइड निकालता हूँ, ये है दूसरा ब्राइट, ठीक है। अभी देखना, फर्स्ट ब्राइट बैंड और सेकंड ब्राइट बैंड, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करोगे आप, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि डिस्टेंस हमेशा सेंट्रल ब्राइट बैंड से मेजर होता है, ठीक है। आपका मान लो आपका ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ठीक है, और
सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऊपर क्या आएगा, ये आएगा फर्स्ट डार्क, नीचे भी आएगा फर्स्ट डार्क, उसके बाद में आएगा फर्स्ट ब्राइट, नीचे भी आएगा फर्स्ट ब्राइट, ऊपर आएगा सेकंड डार्क, नीचे भी आएगा यहाँ पे सेकंड डार्क, उसके बाद में आएगा सेकंड ब्राइट, नीचे भी आएगा सेकंड ब्राइट। इस तरीके से डिस्टेंसेस जो होता है, जो अपन लिखते हैं ना y इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी या लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वो कहाँ से, ये डिस्टेंस y क्या होता है, डिस्टेंस होता है पॉइंट का, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट बैंड आपको कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट ब्राइट बैंड आपको मिलता है y1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सेकंड ब्राइट बैंड आपको कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, आगे आता है 2। अगर और फर्स्ट ब्राइट बैंड और सेकंड ब्राइट बैंड, इसके बीच में पूरा पोर्शन किसने लिया होता है, उनके बीच में पूरा पोर्शन लिया होता है ये भाई साहब ने, और ये भाई साहब कौन है, डार्क बैंड। तो आप इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस कर दोगे तो ये बीच वाला डिस्टेंस आएगा, और बीच वाले डिस्टेंस में कौन है, डार्क बैंड। तो जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस है ये, वो पूरा डिस्टेंस मतलब क्या, किसकी विड्थ, डार्क बैंड की विड्थ। तो इसलिए मैंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, ठीक है, ये पहला ब्राइट बैंड और ये दूसरा ब्राइट बैंड, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में कौन भरा पड़ा है, ये डिस्टेंस में डार्क बैंड भरा पड़ा है। तो इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, डार्क बैंड की विड्थ, डार्क बैंड की विड्थ। तो इसीलिए लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क बैंड, ऑफ द डार्क बैंड। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, अभी क्या लिखेंगे, डार्क बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। अभी सेम एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, कोई इतना बड़ा नहीं है। क्या है, ये 2 डार्क बैंड है, ये पहला डार्क बैंड, ये दूसरा डार्क बैंड, इनके बीच का डिस्टेंस, ये पहला डार्क बैंड कहाँ पे मिलता है, लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये दूसरा कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, 3 लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये डिस्टेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस करो, आपको ये बीच वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। बीच वाले डिस्टेंस में कौन है, पूरा का पूरा, बीच वाले डिस्टेंस में पूरा कौन है, ब्राइट बैंड है। ठीक है, तो ब्राइट बैंड की विड्थ मतलब 2 डार्क बैंड किससे सेपरेट है, एक वाइट बैंड ने दोनों डार्क बैंड को सेपरेट किया है। तो वाइट बैंड की विड्थ मतलब क्या, इन दोनों की डिस्टेंस की क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्राइट बैंड की विड्थ मिल जाएंगी बस। तो क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ, और 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड। ठीक है, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड। अभी हम चेक करते हैं कि ये सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ठीक है, पहले ब्राइट बैंड से देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे डार्क के लिए। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्राइट बैंड से। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ, पहले किसकी डेफिनेशन बनाई थी अपन ने, डार्क बैंड ना। ठीक है, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स। ठीक है, तो पहला ब्राइट बैंड कहाँ पे मिला, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, पहला ब्राइट बैंड। दूसरा ब्राइट बैंड कहाँ पे मिला, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। डिस्टेंस बिटवीन मतलब क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, x से भी डिनोट करते हैं बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ को, या फिर w से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, x या फिर w। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये 2 डिस्टेंस का डिफरेंस निकालो, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो यहाँ पे क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, ये माइनस, इधर कुछ नहीं मतलब 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये आपको मिल गई फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ किसकी, एक डार्क बैंड की। वो डार्क बैंड किसके बीच में है,
पहला ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में है, तो हर एक बैंड की विड्थ सेम रहेगी क्या? बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर के लिए कर सकते हो आप। मान लो आपके लिए nth ब्राइट बैंड है, nth ब्राइट बैंड के लिए क्या है? n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और उसके आगे वाला बैंड कौन सा आएगा? अगर ये बैंड है nth, तो आगे वाला बैंड कौन सा आएगा? n+1। तो y ऑफ n+1 ब्राइट बैंड क्या लिखेंगे? n+1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। चलो इन दोनों अभी ये यहाँ पे मैंने n बोल दिया 15, मतलब ये क्या बन गया? 15th ब्राइट बैंड। तो n प्लस क्या हो जाएगा? 16, तो ये क्या हो गया? 16th ब्राइट बैंड। ये हो गया 15th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये हो गया 16th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट बैंड से। ठीक है, तो n की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे? y ऑफ n+1 ब्राइट बैंड माइनस y ऑफ nth ब्राइट बैंड निकालो। n+1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस ये n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैलकुलेशन, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन, इधर कौन बचा? यहाँ पे n+1 और ये माइनस साइन, यहाँ पे बचा n कट 1 बचा। क्या आया आखिरी में? वही आया ना जो पहले आ रहा था। ठीक है, तो कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में आप निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रिंज विड्थ आपको कितनी मिलेगी? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस लो, उसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ निकालना। डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ कितनी आई? डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ आई हमारी, आंसर क्या आया? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। चलिए अभी निकालते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड, सेम ही आएगा देखना। पहला डार्क कितने पे मिलेगा? λ/2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पहले और दूसरे के बीच में निकालते हैं पहले। सेकंड डार्क क्या है? 3 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, उसी को भी बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। क्या होगा? y2d माइनस y1d, 3 लैम्बडा डी अपॉन 2d माइनस लैम्बडा डी अपॉन 2d। यहाँ पे दिख रहा है कि लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 3/2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? ओके 2d कॉमन है ना, 2d, तो बस लैम्बडा डी अपॉन 2d, लैम्बडा डी अपॉन 2d। ओके, इधर आया 3, इधर कुछ नहीं, तो क्या है? 1। 3 - 1 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d एंड 2 कट लैम्बडा डी। यही आया था, यही आया था। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड भी वही आया था, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड भी क्या आया? वही आया, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अभी यंथ के हिसाब से करते हैं जैसे पीछे किया था। चलो यंथ डार्क बैंड कैसे मिलेगा? यंथ डार्क बैंड आपको मिलेगा 2n - 1 λ/2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अभी यंथ डार्क बैंड, y ऑफ n+1 डार्क बैंड कैसे निकालोगे? तो अभी ध्यान से देखना। 2n की जगह पे क्या लिखेंगे? n+1 -1 खत्म, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। बस तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। n की वैल्यू यहाँ पे 15 डाल लो, तो यह n+1 क्या जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या y ऑफ n+1 डार्क बैंड माइनस y ऑफ nth डार्क बैंड। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ n+1 -1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस 2n - 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, 2n है ना, 2 × n 2n प्लस 2 × 1 2, 2n + 2 -1, ये हो जाएगा 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस ये क्या है? 2n - 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। इसको इधर सॉल्व करता हूँ। हाँ, ये देखो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d कॉमन,
लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D कॉमन आएगा क्या, ये 2n+1, ये -2n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो 2n कट, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये +1 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D, 2 कट नीचे का दिख रहा है आपको, ओके। और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। वही आई फ्रिंज विड्थ वापस, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी हो, बैंड्स की हर एक बैंड्स की विड्थ, जैसे मैंने बोला कि ब्राइट या डार्क उसके में कुछ डिफरेंस नहीं, कब विड्थ में जब बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है आपको इतना, ठीक है। कौन से बैंड की फ्रिंज विड्थ है अभी उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बैंड कौन सा भी हो, हर एक बैंड की फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। और फ्रिंज विड्थ कितनी आती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है यही लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो दोस्तों ये था फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, जिस पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। स्मॉल d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, S1 S2 निकालते हैं ना, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है स्मॉल d, mm में मेजर करते हैं ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन दो तरीके से देख सकते हैं, दोनों के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। देखना क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये बात तो पक्की है, ठीक है, ओके। हमने क्या करा था लास्ट, जब इंटरफेरेंस का पहला वीडियो हमने स्टार्ट किया था, तब भी देखा था कि जब दो वेव्स इंटरफियर होंगी, दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता था कि दो वेव्स से एक रिजल्टेंट हम निकालते थे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अपन क्या निकालते थे, रिजल्टेंट के लिए इक्वेशन या रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिया था अपन ने y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल टू लिया था ओमेगा टी, ये लिया था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये kx वगैरह में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इतना छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा, इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा, तब जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हमने लिखा था। रिजल्टेंट का क्या लिखा था हमने, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कैसे आया था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या निकाली थी हमने, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू सी, ए कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर, और समझ लो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, 2a1 a2 कॉस फाई। अगर और एक आपको याद होगा चीज़, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा भी था, कैसा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। क्या किया था, a1 स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी। तो a1 स्क्वायर की जगह पे लिखा I1, a2 स्क्वायर की जगह पे लिखा I2, 2 एज इट इज। अभी a1 स्क्वायर के लिए I लिखा, मतलब स्क्वायर के लिए I लिखाएंगे, तो सादे के लिए क्या लिखेंगे, इसको अंडर रूट में डालना पड़ेगा। ये ऑलरेडी देख चुके हैं अपन, अंडर रूट कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। पहला, इफ क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों के बीच में कौन सा होगा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, ये ध्यान में रखना है, ठीक है आपको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, फेज डिफरेंस की कंडीशन बोलो,
फेज डिफरेंस होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करते करते 2n पाई। और cos फाई कितना आता है? cos फाई आता है 1, cos 0 कितना आएगा 1, cos 2 पाई कितना आएगा 1, cos 4 पाई सॉरी कितना आएगा 1। तो n की वैल्यू कुछ भी डालो, 2 पाई क्या हो जाएगा 360 के मल्टीपल में आएगा, और cos 360 के मल्टीप्लाई में जो भी एंगल लोगे उसका cos फाई वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू डालोगे आप इक्वेशन नंबर 1 में तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 है ना, क्योंकि cos फाई की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो I हो गया आपका a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इफ, और इसमें भी अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, पहले वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड a2, दोनों सेम है, मान लो दोनों कितना है, दोनों सेम है, तो दोनों की जगह पे यूज़ कर लेंगे a। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू a प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स I। ठीक है, ये नया इंटेंसिटी बता देते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अभी देखो क्या है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो इनिशियल इंटेंसिटी मान लो I थी, इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी I थी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी 4 टाइम्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा डबल, कब, जब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो कंडीशन क्या है, फाई की वैल्यू ऐसी रहेगी, उसकी वजह से cos फाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरीके से बनेगा। और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, पहली इंटेंसिटी क्या थी इनिशियल, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 मान लो, तो I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया I। मतलब क्या है, अगर दो वेव्स उनके बीच में हो रहा है सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स के पास कुछ एम्पलीट्यूड है, तो दोनों वेव की कुछ इंटेंसिटी होगी, दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी। इनिशियल इंटेंसिटी दोनों की कितनी है I है, दोनों की कितनी है I है। वो दोनों वेव्स के बीच में क्या हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से cos फाई की टर्म हट जाती है, नई इंटेंसिटी क्या बनेगी a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से वो जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 टाइम a स्क्वायर। पहले I क्या था, हर एक की इंटेंसिटी कितनी थी, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी थी I। अभी जिस जगह पे जिस पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। यही पे मैं लिखता हूँ अभी डिस्ट्रक्टिव के लिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी देखना डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे करते करते 2n माइनस 1 पाई। ये है फेस डिफरेंस का कंडीशन। ठीक है, अगर वैल्यू डालोगे IR इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की जगह पे डाल के देखते हैं स्टार्टिंग में पाई, जो भी है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनकी वैल्यू अगर इस फाई की जगह पे डालोगे ना तो cos फाई की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि cos 180 होता है -1, cos 3 पाई भी होता है -1, cos 5 पाई भी होता है -1। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, देयरफॉर IR इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई की वैल्यू -1। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, एक स्टेप में कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर ढंग से देखोगे तो a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ये क्या हो गया, आई आर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी यहाँ पे लिखते हैं इफ दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस A ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 0। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो वेव्स जिनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ताकि क्या हो, जो ब्राइट बैंड है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्टिव में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव होगा, मान लो दोनों में से कोई एक बड़ा है कोई छोटा है, एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है दूसरे की इंटेंसिटी कम है, तो ज़्यादा कम ये ब्रैकेट के अंदर कुछ तो वैल्यू बच जाएंगी, है ना, और कुछ तो वैल्यू बच जाएंगी और उसका स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब इंटेंसिटी हमको 0 नहीं मिलेगी। मैं ये कब की बात बोल रहा हूँ, जब दो वेव्स जिनके बीच में सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस होगा और उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, उन दोनों के बीच का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, उस टाइम पे इस ब्रैकेट के बीच में वैल्यू बच जाएंगी, क्योंकि A1 मान लो बड़ा है A2 छोटा है, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएंगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ब्राइट तो एकदम मस्त ब्राइट दिख रहा है, लेकिन डार्क पूरा डार्क दिखेगा क्या, नहीं, डार्क में भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो वो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। डार्क अपने को डार्क दिखना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी 0 दिखनी चाहिए। तो 0 इंटेंसिटी दिखाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों वेव्स जो इंटरफेरेंस होगा उन दोनों का क्या सेम हो, उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने देख ली है, आगे भी एक्सप्लेन करेंगे इन कंडीशंस को। ठीक है, ये हो गया पहले हिसाब से। अभी दूसरे तरीके से देखते हैं। वही जब इंटरफेरेंस होगा किसी पॉइंट पे तो दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, पहली वेव को किस तरीके से लिखते हैं, दूसरी वेव को किस तरीके से लिखते हैं, उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। कुछ नहीं, 5 ही मिनट का है जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में दिया है, उसके हिसाब से भी देखना हमको जरूरी है। चलिए उस तरीके से देखते हैं। तो चलिए आपके बुक में जिस तरीके से इंटेंसिटी के लिए दिया है उस तरीके से भी देखते हैं। क्या है, दो वेव्स है, पहले ले लेते हैं y1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो E0 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे E1 बोल देते हैं, पहली वेव आई, लाइट वेव। ठीक है, E0 क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये दूसरी वेव लेते हैं E2, वो भी लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, पहली वेव और दूसरी वेव दोनों वेव्स का क्या सेम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है। फाई क्या है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। इन दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, या फिर सुपरपोजिशन। तो नई वेव जो आएंगे उसको बोल देंगे E, तो क्या होगा ये E1 बार प्लस E2 बार। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। कौन सी सम होती है, वेक्टर सम। ठीक है, तो यहाँ पे करी वेक्टर सम, लिखा E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कॉमन निकाल लो, क्या E0 बचा क्या अंदर, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगा है, ये लगा है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करना है, आपके बुक में दिया नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है आंसर। E0, ठीक है, क्या होगा, ये A है और ये पूरा B है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट लगाओ, 2 साइन A मतलब ओमेगा टी प्लस B मतलब ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरा B है, और अपॉन क्या लिया 2, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, इनटू कॉस, माइनस ढंग से लिखना, एक की जगह पे क्या है ओमेगा टी माइनस। ठीक है, इसके लिए दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, बी क्या है ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2।
ठीक है, चलिए इज इक्वल टू E0 टू साइन, अब यहाँ पे देखना ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट, और ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो जाएगा -5/2। लेकिन एक और कंसेप्ट अपने को पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर लेना। E0, ये 2 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, क्यों बाहर, क्योंकि पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो 2 टाइम्स E0 साइन क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ 5/2, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखते हैं, 2E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ 5/2। कैसे आया सर? डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 2 कट, ओमेगा टी बचा प्लस ये 5/2, ठीक है। अगर यहाँ से ढंग से देखोगे, कांस्टेंट वाली टर्म आगे ले लेते हैं, 2E0 कॉस 5/2, ठीक है, ये पूरी टर्म है कांस्टेंट, कैसे मैं बताता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। मैं इतना पूरा टर्म कांस्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 वेव्स है जो 2 सोर्सेज से आ रही है, वो दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट में क्या होता है, एक तो फेज डिफरेंस 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा, तो 5 मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट, E0 मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, वो कांस्टेंट, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस 5 की वैल्यू कांस्टेंट, 5/2 भी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये पूरा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो E आया है हमारा, रिजल्टेंट जो वेव आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये, उसको ऐसा लिख दे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख दूंगा मैं ER, उसके बाद में आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। आपके बुक में दिया नहीं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ER इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स E0 कॉस ऑफ 5/2, ठीक है, ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये तो हर जगह पे ट्रू है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ER का स्क्वायर, मतलब 2E0 कॉस ऑफ 5/2 का स्क्वायर। नया एम्पलीट्यूड ये रहा, कांस्टेंट टर्म आगे ले ली मैंने, कंपेयर करते हैं ना अपन इक्वेशन, वेव इक्वेशन कंपेयर करेंगे, एम्पलीट्यूड इनटू क्या लिखते हैं, साइन वाली टर्म, तो ये पूरे एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया, 4E0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2, ठीक है। तो IR इज इक्वल टू 4E0 का स्क्वायर, जैसे लास्ट इसमें किया, क्या, दोनों वेव्स, जो 2 वेव्स ली थी हमने, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना था, E0, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलती है, इंटेंसिटी। तो E0 स्क्वायर की जगह पे मैं क्या डालता हूँ, I कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, फाई की वैल्यू 0, 2π, ऐसे करते करते 2nπ, और cos फाई क्या आता है उस टाइम पे 1 आते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, 4π और cos स्क्वेयर 0 डालो, 2π डालो, कुछ भी डालो, ठीक है। चलो cos स्क्वेयर में पहले डालता हूँ 0, 0/2 क्या 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। अभी डालता हूँ मैं 2π, ठीक है, cos स्क्वेयर 2π/2, 2π/2 होगा, 5 की जगह पे मैं डाल रहा हूँ 2π, और ये नीचे 2 एज इट इज, कट कट, cos स्क्वेयर पाई,
cos फाई की वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर जब करोगे तो वापस +1, ठीक है। उस तरीके से सब सारे टर्म में होते जाएगा और फाइनली ये cos स्क्वायर जो 5/2 है वो इन वैल्यूज़ के लिए हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको कितनी मिलेंगी, 4i, जैसे लास्ट टेस्ट में भी हमने देखा था, लास्ट जो अलग तरीके से इंटेंसिटी का कैलकुलेशन था उसमें। अभी डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई क्या होता है, पाई, उसके बाद में 3 पाई, 5 पाई, ऐसे, ठीक है। 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई, ठीक है। तो cos 5/2 क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। कैसे बताता हूँ, इधर डालो, cos 5 की जगह पे मैंने पहली टर्म डाली पाई, तो cos 5/2 मतलब cos 90 कितना आया, 0 आया। अभी 3 पाई डालो, cos ऑफ 3 पाई/2, ये भी कितना आता है, 0, ठीक है। cos ऑफ 5 पाई/2 डालो, कितना आएगा, 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस इक्वेशन के हिसाब से आएगा 4i cos स्क्वायर 5/2 के हिसाब से ER इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4i, और ये हमेशा आएगा 0, इंटेंसिटी कितनी हो जाएंगी, 0, ठीक है। डार्क बैंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हो जाती है 4 टाइम्स और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी होगी 0। ये कब होगा, लेकिन जब दो वेव्स जो इंटरफियर कर रही है उन दोनों का एम्पलीट्यूड जब सेम होगा तब। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, A1 + A2 ब्रैकेट का स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, A1 - A2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये है एक्चुअल इक्वेशन। हाँ, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएंगी 4 टाइम्स और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएंगी 0, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम क्या आएगा पता है आपको, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड है E1 0 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है E2 0, तो कंस्ट्रक्टिव में इसका स्क्वायर आएगा और डिस्ट्रक्टिव में E1 0 - E2 0 उसका स्क्वायर, ठीक है। E1 0 क्या, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, E2 0 क्या, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, ठीक है। और अच्छी तरीके से अगर बताना है इंटेंसिटी का थोड़ा और डीप में, तो वापस देखो क्या था, I इज इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos फाई। मान लो दोनों जो वेव्स ली है, I1 मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I2 मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मतलब इफ I1 इज इक्वल टू I2 और कितनी वैल्यू है, I है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, I + 2√I cos फाई। IR इज इक्वल टू I + I, 2I + 2 √I, रूट कट हो जाएगा, 2I cos फाई। IR इज इक्वल टू 2I कॉमन 1 + cos फाई। अभी ये फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा। वो वाला अप्रोक्सीमेट करो यहाँ पे, IR इज इक्वल टू ये 2I एज इट इज, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, मतलब यहाँ पे इसका ये 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आधा। तो cos 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, सिर्फ फाई है, ठीक है। तो उधर जाने के बाद जैसे 2 थीटा का थीटा हुआ मतलब हाफ हो गया, वैसे फाई का उधर जाके क्या हो गया, और हाफ हो जाएगा, मतलब 5/2। ये दोनों अप्रोक्सीमेट करो तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5/2। 2 थीटा का थीटा हुआ तो सिर्फ फाई का क्या होगा, आधा, मतलब 5/2, ठीक है। तो IR इज इक्वल टू 2 × 2 4I cos स्क्वायर 5/2। पिछले इसमें भी वही आया था, है ना। तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करो, आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब आएगा, जब दो वेव्स जो इंटरफेयर कर रही है उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, तब, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सबसे पहला कंडीशन है, ये थ्योरी है, टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है कि जो दो सोर्सेस है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी उनका वेवलेंथ सेम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 चाहिए या फिर कांस्टेंट चाहिए। क्यों है वैसा? क्योंकि जब उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट नहीं रहा तो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर जाएगा। ये ऑलरेडी हमने देखा है कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं कि जो इंटेंसिटी मिलेंगी हमको वो इंटेंसिटी वेरी करती जाएंगी। और हमारा स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा? ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी, हर एक ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सेम होगी और हर एक डार्क बैंड की इंटेंसिटी 0 होगी। लेकिन अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट या 0 नहीं रहा तो हर एक ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी भी अलग अलग होंगी, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी की टर्म में फाई भी आता है, अभी अपन ने देखा फाई हमेशा चेंज होते रहेगा तो इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी। किसी भी ब्राइट या किसी भी डार्क बैंड की इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी और हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा डिस्टॉर्टेड, ठीक है। क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसके लिए दो सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। द टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर के होने चाहिए। ऐसे नहीं एक सोर्स रेड लाइट फेंक रहा है, दूसरा सोर्स फेंक रहा है ग्रीन लाइट। अभी जब दोनों सोर्सेज का कलर अलग अलग होता है ना तो उनका वेवलेंथ भी अलग अलग, क्योंकि कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। और आप हर एक के लिए y की वैल्यू निकाल रहे हो आप, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इस तरीके से। तो ब्राइट बैंड हो या डार्क बैंड हो उनका डिस्टेंस लैम्बडा पे डिपेंड करता है। अगर आप दो अलग अलग लैम्बडा वाली वेव भेजोगे तो आपको ब्राइट बैंड अलग अलग कलर में मिलेंगे, डार्क बैंड अलग अलग कलर में मिलेंगे, एक कलर दूसरे कलर में गया हुआ मिलेगा। तो अगर दोनों सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक नहीं रहे, ठीक है, तो भी आपको बैंड कैसा मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलेगा? डिस्टॉर्टेड, खराब इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। क्योंकि हर एक वेवलेंथ आगे जाके अलग अलग तरीके से इंटरफेयर होगी और अलग अलग कलर के बैंड बना देंगी और ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की इंटेंसिटी सेम नहीं दिखेंगी, ठीक है। लेकिन जो यंग्स थे हमारे साइंटिस्ट, वो जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था तब उनके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं थी, उन्होंने सनलाइट पे ही ये एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन बाद में अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सोर्सेस कैसे चाहिए मोनोक्रोमैटिक, ये अगले इन्वेंशन या जो कुछ रिसर्च हुई उसमें पता चला और सही भी है। थर्ड, क्या करोगे? टू लाइट वेव्स शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब भी बात की हमने इंटेंसिटी की, ठीक है। अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, किसी का एम्पलीट्यूड कम हो गया, जब इंटेंसिटी निकालेंगे डार्क की तो A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, किसी का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। जब मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, हमको मिनिमम इंटेंसिटी कितनी चाहिए? 0। लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ तो वैल्यू रह जाएंगी और मिनिमम इंटेंसिटी भी कुछ तो मिलेंगी हमको। लेकिन हमको मिनिमम इंटेंसिटी, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न में मिनिमम इंटेंसिटी होती है 0, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी अगर 0 चाहिए तो दोनों वेव्स जो इंटरफेयर हो रही है उनका एम्पलीट्यूड इक्वल चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल रहा तो उन दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल रहती है, ठीक है। फोर्थ, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। ये जो दो स्लिट बनाई थी ना हमने S1 S2, ये नैरो होनी चाहिए। नैरो मतलब क्या? एकदम छोटा सा पॉइंट, जस्ट नीडल होती है ना, एकदम नीडल, उसके सिर्फ पॉइंट, वो पूरा नीडल नहीं डालना है, उसका सिर्फ आगे वाला पोर्शन जस्ट टच करना है, छोटा सा होल। क्योंकि अगर होल बड़ा कर, नैरो मतलब एकदम थीन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ा कर दोगे, ठीक है, अगर उस स्लिट की साइज बढ़ा दोगे आप तो एक ही स्लिट में से मल्टीपल वेव पास हो जाएंगी। तो एक ही स्लिट में से मल्टीपल वेव पास हो गई और उनका इंटरफेरेंस, नीचे की भी मल्टीपल वेव पास हो गई, उनका इंटरफेरेंस। वैसे नहीं चाहिए, हमको ऊपर के स्लिट में से सिर्फ एक वेव पास हो जाए, इतना ही उसका विड्थ रखना है। नीचे के स्लिट में से भी सिर्फ एक वेव पास हो सके, उतना ही रखना है। अगर ज़्यादा कर देंगे उनका
वाइड कर देंगे दोनों स्लिट को, तो एक ही स्लिट में से मल्टीपल वेव पास होके वो मल्टीपल वेव्स आपस में इंटरफेयर होके उनका अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बना देंगे स्क्रीन पे। वो नहीं चाहिए। एक सोर्स में से सिर्फ एक ही वेव पास होनी चाहिए, इसमें से भी सिर्फ एक ही वेव पास होनी चाहिए, तभी वो उधर जाके क्या करेंगी, अच्छे से इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था, है ना। तो नेक्स्ट क्या, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। वापस वही, ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। और मैंने बोला था ये किस में होना चाहिए, mm। मतलब क्या, ये दोनों सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों, यहाँ पे देखिए डी, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी देखिए यही आता है। स्मॉल डी जितना कम रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर जितना कम, उतना फ्रिंज विड्थ ज़्यादा रहेगा। मतलब स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, उसका विड्थ, हर एक बैंड का विड्थ अगर ज़्यादा चाहिए आपको, तो ये डी की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए, तभी मतलब अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ना। डी की वैल्यू ज़्यादा कर दो तो इतने पतले 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 बैंड्स बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। क्या, बैंड्स की विड्थ अच्छी चाहिए हमको, ठीक है। तो उसके लिए डी की वैल्यू क्या चाहिए, कम। डी की वैल्यू कम कब होगी, जब ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसकी वजह से वेरी स्मॉल होना चाहिए डिस्टेंस। 6th, सेम कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड स्क्रीन कैसा होना चाहिए, लार्ज। वही सेम कंसेप्ट, कैपिटल डी अगर ज़्यादा रहा तो बैंडविड्थ हमको अच्छी मिलेंगी उसके लिए, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अगर डी छोटा रहा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, पतले पतले बैंड्स मिलेंगे। फिर से वही एक्सप्लेनेशन। 7th क्या आएगा, 7th कुछ बचा है कंडीशन, हाँ कुछ नहीं, दोनों सोर्सेस जो है वो होने चाहिए इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन क्या होता है अपन ने देखा है कि किसी एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को अपन रोक के रखते हैं, दूसरे डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर को पास कर देते हैं। मान लो एक लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा आ रहा है, दूसरे लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा ना, दोनों में इंटरफेरेंस अच्छे से नहीं होगा। तो दोनों का अगर मान लो एक का पोलराइजेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे का भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे में इंटरफेयर कर पाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे बुक में नहीं है, ठीक है। ये 7 कंडीशन है, और कुछ कंडीशंस है क्या, मेरे ख्याल से और कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही था कंडीशन। आप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।